नमस्ते। इस 7 जून को सीडीसी द्वारा एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। सीडीसी के बारे में आप सब लोगों ने कोविड दौरान काफ़ी सुना होगा। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एक यूएस बेस्ड संस्था है जो बेसिकली बीमारियों के नियंत्रण के लिए काम करती है। देश विदेश में गाइडलाइंस इशू करती है ताकि बीमारियों के बारे में और जानकारी ली जा सके और उनका इलाज सही तरीके से किया जा सके। ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था 7 जून को, ये एंटी फंगल रेजिस्टेंस के ऊपर था। इसका मतलब इसमें अलग अलग विशेषज्ञ, ना सिर्फ डॉक्टर्स बट बाकी विशेषज्ञ भी, जैसे नर्सेज, अन्य हेल्थ केयर वर्कर्स, स्किन स्पेशलिस्ट्स और साथ में साइंटिस्ट जो पौधों के साथ काम करते हैं, वो सारे लोग भी इसमें इंक्लूडेड थे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। टॉपिक दरअसल था फंगस की जो बीमारियां हैं या फंगल इन्फेक्शन है या जो फफूंद कही जाती है, ये बीमारियां आजकल जो दवाइयाँ इनके लिए उपलब्ध हैं उनसे बड़ी रेजिस्टेंट हो गई हैं। वो दवाइयाँ आजकल इन पे काम नहीं कर रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में सब लोग अपने अपने जो संशोधन किए हैं उसके बारे में जानकारी शेयर कर रहे थे, बात कर रहे थे कि क्या कारण हो सकता है कि आजकल एंटी फंगल रेजिस्टेंस इतना फैल गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने कोविड टाइम पे भी सुना होगा कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स थे, जो ऐसे मरीज थे जिनकी ताकत कोविड के बाद बीमार हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, उन लोगों में ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस करके काफ़ी इन्फेक्शन फैला था। ब्लैक फंगस एस्परजिलोसिस और वाइट फंगल कैंडिडाइसिस, बेसिकली ये दोनों भी एक प्रकार के फफूंद हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से डर्मेटोफाइट्स होते हैं जो कि चमड़ी में स्किन इन्फेक्शन करवाते हैं। ये सारे नाम अलग हो सकते हैं लेकिन ये सारे जीव जो हैं मोटे मोटे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं और वो फफूंद होती हैं। आपको अगर अन्य कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि आपको अगर किसी प्रकार का जो है फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया या अन्य ऐसे इन्फेक्शन हो गए, उनके लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, एजिथ्रोमाइसिन, मतलब बहुत कुछ दवाइयाँ उपलब्ध हैं। लेकिन फफूंद के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, भले ही वो सीरियस इन्फेक्शन हो जैसे कि ब्लैक फंगस या स्किन के इन्फेक्शन हो, इनको ट्रीट करने के लिए मुश्किल से 4 या 5 गिनती की दवाइयाँ ही हैं शुरू से। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल स्किन का भी जो इन्फेक्शन है वो ठीक होने में, ट्रीट होने में बहुत लंबा समय लगा दे रहा है। जो वहाँ साइंटिस्ट थे उनका ये कहना था कि 2011 तक ये जो इन्फेक्शन है चमड़ी में फफूंद के, वो 2 हफ्ते के कोर्स में बिल्कुल ठीक हो जाते थे। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है वो लंबे लंबे समय तक, महीनों सालों तक ठीक नहीं हो रहा है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग केस रिपोर्ट वहाँ पे जो प्लांट साइंटिस्ट थी उन्होंने शेयर की थी। उन्होंने ये कहा था कि एक पर्टिकुलर एरिया में उन्होंने पाया कि जो आईसीयू में भर्ती कुछ मरीज हैं उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने का कारण पाया गया कि उनके खून में फंगस का इन्फेक्शन था, फफूंद का इन्फेक्शन था। अब उसको इलाज करने के लिए जो दवाइयाँ उपलब्ध थी वो काम नहीं कर रही थी। तो उन्होंने जब जांच के लिए भेजा तो पता लगा कि जिससे नॉर्मली वो फंगस ट्रीट हो जाता है, जो दवाई उसकी थी, उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो अब उस फंगस में पैदा हो चुकी थी। मतलब वो दवाइयाँ अब उस पेशेंट के लिए, उस फंगस के लिए बेअसर हो चुकी थी। और ये बहुत आश्चर्यजनक था क्योंकि कोई भी कीटाणु के अगेंस्ट जब हम कोई भी एंटीबायोटिक बनाते हैं, रेजिस्टेंस आती है, मतलब वो कीटाणु उस एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है, डेवलप कर लेता है। लेकिन ये डेवलप होने में कुछ समय लगता है, कुछ साल लग जाते हैं। लेकिन जो ये वाली एंटी फंगल थी, उस फफूंद के खिलाफ जो इन्फेक्शन था, वो उस एरिया में ज़्यादातर लोगों को दी नहीं जाती थी, कम दी जाती है। तो बहुत आश्चर्यचकित था कि कैसे ऐसा हो गया कि वो जो फफूंद का इन्फेक्शन है, जो अभी कुछ महीनों तक ससेप्टेबिलिटी शो कर रहा था, मतलब वो एंटी फंगल उनके अगेंस्ट काम कर रही थी, अब नहीं काम कर रही। जब उन्होंने आसपास रिसर्च की, आसपास के एरिया में जाके देखा तो पता चला कि उस एरिया में एनिमल एग्रीकल्चर और प्लांट एग्रीकल्चर बहुत होता है। मतलब जानवरों को जैसे खेती की तरह उगाया जाता है या पौधों से जैसे खाना प्राप्त करने के लिए वहाँ पे खेती की जाती है। तो उस एरिया में एंटी फंगल वो वाली यूज़ हो रही थी, उसका धड़ल्ले से छिड़काव हो रहा था। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी जानवरों को बहुत क्लोज्ड एरियाज़ में आप उनको रखते हैं या उनकी जीवन शैली वैसे होती है तो बहुत पास रहने में इन लोगों में इन्फेक्शंस होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली पौधों में अगर देखा जाए तो सबसे कॉमन जो इन्फेक्शन पौधों में होता है वो फंगल इन्फेक्शन का होता है।
और यदि ये फंगल इन्फेक्शन से क्रॉप या आपका जो खेती है वो इफेक्ट हो जाती है तो जो खाने की यील्ड है वो बहुत बुरी तरीके से कम हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही वो जो स्ट्रॉन्ग एक बहुत ताकतवर एंटी फंगल थी, बाकी एंटी फंगल्स को छोड़ के वो एंटी फंगल का छिड़काव किया जा रहा था। अब उस एंटी फंगल के छिड़काव से क्या हुआ कि जो कीटाणु नहीं बच पाने थे वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ ऐसे कीटाणु हमेशा बच जाते हैं जिनमें इन एंटी फंगल्स से लड़ने की जो ताकत है वो डेवलप हो जाती है। ये नेचर ऐसे ही उनको बनाती है। अब कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि बाद में बाकी कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन वही कीटाणु बच जाते हैं जो एंटी फंगल उनके ऊपर काम अब नहीं करती है। और अब ये वाली जो ताकत है, जो वो कीटाणु है, वो आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ी होती है उसको वो ताकत ये देता चला जाता है। ये जो लेसन है, जो सीख है, वो देता चला जाता है। तो अब उस एरिया में जो वो इन्फेक्शन था, जो कीटाणु थे, वो सभी ऐसे हो गए थे जिनमें वो एंटी फंगल रेजिस्टेंस पाई जा रही थी। तो ये सारा टॉपिक इसीलिए आज मैं डिस्कस कर रही हूँ आप सबके साथ, क्योंकि दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो देखिए नेचर से रिलेटेड है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पृथ्वी में हम सिर्फ एक अकेले प्राणी हैं, सिर्फ इंसान ही हैं। हम लोग यहाँ पे जानवरों, अन्य पौधों और कीटाणुओं के साथ एक बहुत बड़ा परिवार बना के रह रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि अगर आप किसी एक जीव का नुकसान करें या किसी एक जीव को कोई आप दवाई दें तो उसका असर घूम के इंसान तक नहीं आएगा। ज़रूर आएगा, क्योंकि एक क्लोज्ड लूप है, एक सर्कल है जहाँ पे हम सारे अलग अलग प्राणी कनेक्टेड हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो जानवरों का पालन कर रही हैं या जो प्लांट एग्रीकल्चर में, एनिमल एग्रीकल्चर कर रही है, तो हम बहुत सोच समझ के देखें कि हम लोग क्या चॉइसेस कर रहे हैं जिनसे इंडस्ट्रीज़ पनप रही हैं। और हम सिर्फ क्लीन इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट करें, ऐसी इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट करें जो अंधाधुंध जो है एंटीबायोटिक जैसी प्रेशियस दवा को सिर्फ ऐसे ही नहीं दे रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो पनप रही है इन्फेक्शंस में, सिर्फ फफूंद में नहीं बट बाकी में भी बहुत बड़ा कंसर्न का टॉपिक है, क्योंकि इन कीटाणुओं के अगेंस्ट नई एंटीबायोटिक्स नहीं बन पा रही हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है स्किन से लेकर, स्किन इन्फेक्शन से लेकर, क्योंकि बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन इतने सालों से है जी, ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका देखिए काफ़ी हद तक कारण हमको अपने आप को भी सोचना चाहिए और जो हमारे बगल वाले नेबर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, नॉट लिटरली। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं है ऐसी इंपॉर्टेंट दवाइयों को लेकर। बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी काफ़ी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स मिल जाती है जो नहीं मिल रही चाहिए। ज़रा से इन्फेक्शन के लिए हम लोग जो है एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फिर उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं, कम समय में जो है एंटीबायोटिक लेके उसको बंद कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों के कारण क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो तो आनी ही होती है। इसीलिए काफ़ी आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट भी होंगे, आप देखेंगे कि अगर आपके पास इन्फेक्शन अभी छोटा है या कम है, वो आपको एंटी फंगल की गोली खाने को नहीं देंगे और आपको उस चीज़ में इंसिस्ट करना भी नहीं चाहिए। काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि जी खाने की दवा नहीं दी, वो आप ही के भले के लिए नहीं दी जाती है, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है कि लगाने वाली दवाइयों से जितना ठीक हो सके उतना ठीक हो जाना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों में अगर कोई और दवा जैसे स्टेरॉइड नहीं लगाई गई है तो ठीक हो जाता है। पर इसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए ही है कि कल को अगर आपको उस दवा की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ आपको ही नहीं, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं तो कीटाणु एक दूसरे से घुले मिले रहते हैं, तो आपको या आपके परिवार वालों को कल को अगर वो दवा की ज़रूरत पड़ेगी किसी और सीरियस इन्फेक्शन के लिए, तो वो दवा बेअसर हो सकती है, वो दवा आपके लिए काम नहीं करेगी। तो इसीलिए अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करिए। खुद किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक का पिल पॉपिंग की जो आदत होती है उसको हम लोगों को रियली रोकना चाहिए। और किसी भी इन्फेक्शन के होने पर आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके पास ज़रूर जाइए ताकि गाइडेड ट्रीटमेंट हो सके। थैंक यू।